सर बीजेपी पर आप इतना बड़ा आरोप क्यों लगा रहे हैं? बीजेपी पर आरोप लगाने लगा। दूसरा बात हम बार बार कहते हैं कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं कि सबसे देश के अंदर सबसे बड़ा दुश्मन अगर देश का संविधान, देश का जनतंत्र, केंद्र राज्य संबंध, सारा चीज का आपने सेंट्रलाइज कर लिया हुआ, पूरे पावर को, वित्तीय पावर, राजनीतिक पावर, और थ्रेट करता है राज्य को कि तुम ऐसा करो नहीं तो तुम्हारा सरकार को डिसलॉन्च कर देंगे। तो ये तो सबसे बड़ा खतरा है हमारा देश के लिए, इसलिए इसको हराना तो हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। हम हेमंत गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि आप ऐसा कदम मत उठाइए ताकि जलरोष पैदा हो और उससे बीजेपी को फायदा हो। ये तो बहुत बड़ा गुंडागर्दी है कि किसी का घर को बिना नोटिस का, कानून का, आप उसको तोड़ दिया, इसलिए कि वो अल्पसंख्यक है, इसलिए आपका विरोधी है। आपका विरोधी जो है उसको आप एंटी नेशनल को बोलते हैं, आपका विरोधी जो है उसको तरह तरह से तबाह करते हैं। यहां पर 475 रिपोर्टर, संवाददाता, जो निर्भीक पत्रकार थे, सबको जेल के अंदर बंद करके रखे। अगर इस बार इंडिया गठबंधन 234 सीट नहीं मिलता तो हिंदुस्तान में तानाशाही का लंगा नाच होता और संविधान को ये बदल के रख देते। दूसरा, ये अल्पसंख्यक, हरिजन, आदिवासी और ओबीसी का ये आरक्षण का ये विरोध है। जनता से लास्ट क्या अपील करेंगे? जनता से सामने इलेक्शन है, जनता से अपील करेंगे कि किसी भी कीमत में जो है भाजपा नहीं आना चाहिए। जो भाजपा को हरा सकता है उसको आप वोट करें। मैं हूं फैयाज, आंखों देखी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ सीपीआईएम के कद्दावर नेता सुरजीत सिन्हा साहब हमारे आंखों देखी न्यूज चैनल के स्टूडियो पर आए हुए हैं। इन लोगों का झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत महागामा अनुमंडल के करीब आज 1 महीना तीसरा दिन है जो लगातार और कंटिन्यू धरना पर है। इन लोगों के बहुत सारे मांगे हैं, उन्हीं विषय को लेकर हमारे स्टूडियो तक पहुंचे हैं। इन्हीं से हम पता करेंगे, इन्हीं से बातें करने के बाद पता चलेगा कि 1 महीना 3 दिन यानी 33 डेज में इन लोगों को आज तक रिजल्ट क्या मिला और किन किन मुद्दाओं को ये लोग और किन किन जनता के समस्याओं का निदान अब तक कर पाए। सर, सबसे पहले आपका हमारे आंखों देखी न्यूज चैनल ललमटिया ऑफिस में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, पहला सवाल आपके साथ कि आज 1 महीना 3 दिन यानी 33 डेज आपका कंटिन्यू धरना लगाए हुए हैं और महाधरना, किन किन मुद्दाओं को लेकर आप यहां धरना पे बैठे हैं? सर, ये जो 3 मुख्य जो हम लोग का मुद्दा है, एक तो भू विस्थापित राजमहल परियोजनाओं में जिस तरीके से कॉरपोरेट कंपनियों को सरकार यहाँ के एसपीटी एक्ट का तमाम धारा उपधारा नियम कायदे को ठुकरा करके उनके हाथ में जमीन सौंप रहे हैं, चाहे जंगलात की जमीन हो चाहे रहती जमीन। एक तो ये मुद्दा है, उसके खिलाफ रैयतों में काफी रोष है, काफी गुस्सा है। उनका जो जीवन और जीविका है उससे वो महरूम हो जाएंगे अगर ये सारी जमीन कोलफील्ड के अंदर चली गई। और इस तरह से पूरे संथाल परगना, पूरे झारखंड में 37 कोल ब्लॉक आवंटन किया गया। कलजरी में पिछले दिनों में लड़ाई हुई और प्रशासन का जो बेरुखी है या रैयत विरोधी रवैया है, जिसका काफी भयानक लाठीचार्ज हुआ, लोग घायल हुए, महिला पुरुष दोनों। वहां का जो लीडर था उसको सीसीए एक्ट में 1.5 साल से बंद करके रखा था, फिर उसका रिलीज हुआ। अब उस जमीन को भी ये लोग टकटकी लगाए बैठे हुए हैं, किसी तरीके से उस गांव को हमको बेदखल करना है, उजाड़ना है और उसको विस्थापित करना है। एक तो ये सवाल भू विस्थापितों का।
दूसरा सवाल है यहाँ जो एक जो CSR के तरह एक कोल इंडिया के साथ एग्रीमेंट है कि आप जो है यहाँ के अनएम्प्लॉयड यूथ को जिसका जमीन जा रहा है, यहाँ से बेदखल हो रहा है, उसको ट्रेंड करके उसको अपॉइंटमेंट दीजिए। लेकिन मोदी सरकार के लिए कोशिश है, पॉलिसी है कि ट्रेंड करके आप देखिए बहुत सा अप्रेंटिसशिप वगैरह चल रहा है विभिन्न इलाका में, विभिन्न कंपनियों में, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही है। तो हम लोग बोले ठीक है, आप 222 लोग जो है उसका सूची जो आपके पास है उसको आप दीजिए। कोर्ट का फैसला 2012 में 10 लोगों के बारे में था। अब उसकी जो सूची दी गई है, हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जल्दी इसमें कार्रवाई करेगा, नहीं तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा। तीसरा है सिंचाई परियोजना। 2005 में आप लोग को जानकारी होना चाहिए, इसी महागवा में सिंचाई प्रमंडल के सामने भयानक एक संघर्ष हुआ था। लगभग आपको जो है 3 महीना 4.5 महीना तक ये लड़ाई चली थी। कुछ जो है स्कीम को जो है, प्रोजेक्ट को जो है दबाव में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ समझौता के बाद फिर रांची में सिंचाई विभाग के साथ वार्ता के क्रम में कुछ जगह पर ये जो डाल है, आपका कैनाल है, रिजर्वर है, जलाशय है, सबको संस्कार का काम वहां पर शुरू किया गया, लेकिन फिर रास्ते में उसको छोड़ दिया गया, कंप्लीट नहीं हुआ। अगर ये सारा काम हो जाता तो शायद गोड्डा को ये सूखा इलाका हम लोग नहीं बोलते, यहाँ का रैयत जो है पूरा खुशहाल रहता। 3 फसल जमीन यहाँ बहुत उपजाऊ है यहाँ, तो 3 फसला ये फसल पैदा कर सकते थे और इनका आमदनी भी बढ़ता और इस इलाके का मार्केट भी आपको जनरेट करता। एक तो ये बात है। तो हमको बहुत दुख है इस बात का कि 14 मार्च को जब हम लोग के साथ ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ, किनके साथ हुआ? प्रशासन के साथ। SDO खुद मौजूद थे, आपको ECL के पदाधिकारी मौजूद थे, इसी महागमा में, और आपके अंचल के CO वगैरह भी मौजूद थे। हमने उम्मीद लगाई थी और जो बातचीत हुआ बहुत कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हुआ। हमने कहा कि ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि जो है ये मामला को जो है, ये काफी लॉन्ग पेंडिंग मामला है, इस मामला को आप सेटल कीजिए। बातचीत हुई, तय हुआ कि ठीक है कर लेंगे। चुनाव आ गया, चुनाव के बाद ये सब काम होगा, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। इस बात का दुख है। हम ये कहना चाहते हैं कि आज झारखंड सरकार के अंदर जो प्रशासनिक हल्का है, न जनता के प्रति उसकी कोई जवाबदेही है, ना वो जवाबदेह है, न कोई अकाउंटेबिलिटी है। लोग आते हैं इतने बड़े पैमाने, उस समय भी धरना बहुत दिन तक चला। आते हैं किसी तरीके से इसको टालने के लिए अच्छा बातचीत करके इसको टाल दिया जाता है। लोग समझता है सरकार कुछ करेगी, प्रशासन कुछ करेगी, लेकिन और फिर उसी इश्यू को लेकर के फिर जाना पड़ा 103 दिन तक। 23 को वार्ता हुई। सबसे दुख की बात है कि वहां 3 पक्षकार थे, तो 3 पक्षकारों के साथ जो एक मिनट मिलना चाहिए था, उसमें जो दस्तखत सभी लोगों को होना चाहिए था, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए था कि इस टाइम में इस मैटर को इतना दिनों के अंदर हम समाप्त करेंगे, ये लोगों ने अभी तक नहीं किया। इसलिए हम भी वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं एसडीओ साहब का। एसडीओ साहब शायद सोमवार तक आए, सोमवार से उनसे बात करके इस मैटर के बारे में साफ साफ हम लोग पूछेंगे। अगर नहीं ये मैटर सुलझाता है, हम इस मुद्दे को लेकर के चुनाव में हम जाएंगे, गवर्नमेंट को हम एक्सपोज करेंगे, और दूसरा बात इस मैटर को लेकर लीगली जो वैधानिक तरीके से हाईकोर्ट में हमको जाना पड़ेगा। ये चल नहीं सकता है। तो ये सब ये आपका निर्णय है। ये हम लोग का दिमाग में है। इस बात को हम लोग इस सब चीज में बात चल रहे हैं। एक बार खाली बात करने का जरूरत है। क्या रिस्पॉन्स है उनका एसडीओ साहब का, वो देख लेते हैं।
उन्हीं को जिम्मेवारी बनती है, डायरेक्शन दे सकते हैं और टाइम फ्रेम भी कर सकते हैं कि इस क्षेत्र का घोषणा करें। एक तो ये मामला। दूसरा क्या मैटर है सर? दूसरा मैटर वो इरिगेशन वाला, वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कॉमरेड अशोक साल ने कहा था कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बोले कुछ रजामंदी हुई है, उनके साथ सहमति बनी है। अब इन लोगों को परसू करना होगा उस काम को कि कौन सा प्रोजेक्ट, ये कौन सा नहर योजना जो है या जलाशय योजना से पानी निकासी का है सबसे सस्ता, सरल और जल्दी हम कर सकते हैं, जिससे 120 मीटर, उसमें हम समझते हैं कि हरिपुर डाल का जो योजना है 120 गांव है, 120 मौजा गांव नहीं है, उसमें वो इरीगेट हो सकता है। इस काम को प्रायोरिटी के हिसाब से करना चाहिए ताकि जो है रैयतों को कुछ राहत वहां मिल सके। एक तो ये है। और आपका दूसरा पार्ट का, इस प्रोजेक्ट में एक लमसम कितना खर्च है, इन्वेस्ट कितना? देखिए वो तो प्रोजेक्ट देखने के बाद ही हम कह सकते हैं, अभी तो यहाँ बैठ के कहना उचित नहीं होगा। लेकिन जो प्रोजेक्ट है ऑलरेडी ये तैयार है। ये लोग ड्रोजिंग करते नहीं है, मिट्टी नहीं उठाते हैं, साफ नहीं होता है, और पानी को पकड़ करके रखने का जो तौर तरीका है उसमें भी कमी है। पानी बह जाता है और जब जो कि है ये पानी खेत में, ये नहर के माध्यम से खेत में नहीं जाता। ये प्रोजेक्ट कौन बनाएगा? ICL बनाएगा? स्टेट सरकार? नहीं, ये सेंट्रल, ये स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा। ECL का एक प्रोजेक्ट और भी है, उसको क्या है, घोड़ा सोनपुर भी है। ECL का पानी का जो वेस्टेज होता है, अगर उस पानी को एक बड़ा जलाशय के अंदर उसको कैच कर दिया जाए और उससे फिर निकाला जाए टनल, तो हम समझते बड़े पैमाने पर भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा और बड़े पैमाने पर राहत मिल जाएगा। तीनों प्रखंड के लोग को मिलेगा, गंगटी को मिलेगा, महागामा को मिलेगा और आपको पसरगामा को भी मिलेगा। समझ गए? तो इसलिए इस चीज के बारे में ये हम लोग देख रहे हैं, वो परसों करेंगे। और थोड़ा हमको एनजीओ से थोड़ा बात करने दीजिए, नहीं कि फिर तो है कि हम इसको लेके कैंपेन में जाएंगे। अब हमें इस बात का कोई गम नहीं है कि जिस तरीके से झारखंड को चलाने की कोशिश हो रही है मौजूदा गवर्नमेंट के द्वारा। तीसरा पॉइंट क्या है सर? तीसरा वो तो हुआ, और ये आपको तो बोले कि ITI ट्रेंड जो है लोग हैं उसको आप जल्दी अपॉइंटमेंट दीजिए। ये ITI जो ट्रेंड है ये कितने लोग हैं और ये अपॉइंटमेंट कौन देंगे? अपॉइंटमेंट ECL को देना पड़ेगा, ECL मैनेजमेंट देगा। कितने लोग हैं इसमें? 222 अभी जो फिगर हम लोग के पास है। क्या लगता है CR राजमहल वो 122 आदमी को दे देंगे? देना चाहिए, देना नहीं चाहिएगा तो फिर धक्का मुक्का होगा। धक्का मुक्का मतलब दबाव पैदा होगा। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा यहाँ पर सुरसा की तरह पूरे देश के अंदर है। अगर ये नहीं होता है तो दबाव, भारी दबाव पैदा होगा, जन दबाव पैदा होगा। सर एक मैं और मैटर पे बात करना चाहता हूं, चूंकि आप रांची बैठते हैं, हमारे झारखंड का मुख्यालय माना जाता है और मुख्यालय है भी। आप पूरे झारखंड में जब रांची पे बैठते हैं तो पूरे हमारे स्टेट को नज़र में रखते हैं और पूरे स्टेट को आप वहां से देख पाते हैं। हमारा जो झारखंड है 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग एक स्टेट बना, झारखंड स्टेट के नाम से जाना जाने लगा। अब झारखंड स्टेट का जो मकसद था, जो मंशा था 2000 को अलग होना, क्या उस मंशा पे आज हमारा झारखंड उतना डेवलप किया या उस मंशा पे अब तक कामयाब हो पाया? आपको मैं कह दूं कि ये रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट बिल जब 1999 में पार्लियामेंट में पास हुआ, बिहार सरकार का रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में गया। पार्लियामेंट ये अधिकृत है एक नया स्टेट का सृजन करने के लिए। जबरदस्त लड़ाई हुआ, 1978 से लड़ाई था, झारखंड अलग राज्य करो। हम लोग भी, जो लोग थे इस लड़ाई के अंदर, इस आंदोलन में आप भी थे? हाँ, कुछ न किसी रूप में तो हम भी थे, लेकिन उस समय हम स्टूडेंट थे, उतना समझदारी नहीं था, जिसके चलते जिस तरीके से हमको ये करना चाहते वो नहीं हम कर सके। लेकिन फिर न कुछ जगह पर बड़ा रैली हो, जुलूस हो, जलसा हो, उसमें हम शामिल रहते। हम लोग को भी लगा था कि
ये होने से जो है एक अच्छा होगा। यहाँ का जो लोकल लोग हैं, जो झारखंडी लोग हैं, आदिवासी है, मूलवासी है, इसको कुछ भलाई होगी, अपना देश बनेगा, अपना राज बनेगा। लेकिन एक समझ ये भी था कि राज बनने से ही समस्या का समाधान नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान में 28 राज्य हैं, लेकिन आप सभी राज्य को देख के देखिए, कोई राज्य ठीक नहीं है। कारण कि उस राज्य में किसका शासन है? क्या ये प्रो पीपुल शासन है या दूसरे लोगों का शासन है जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और सत्ता के लिए ही सिर्फ सत्ता में बने रहना चाहता है? अगर व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सत्ता में ही बना रहना चाहता है तो उस जगह पर जनता का जो सरोकार है, जो जन मुद्दा है, उससे उसको कोई मतलब नहीं। एक तो एक नंबर बात है। दूसरा, अभी गवर्नमेंट का पॉलिसी क्या है? गवर्नमेंट का पॉलिसी देखिए, राज्य के अंदर संपर्क जो है बहुत खराब स्थिति दौर में है। झारखंड को जीएसटी का हिस्सा नहीं मिल रहा है। अभी हेमंत बाबू कह रहे हैं कि 1,76,000 करोड़ रुपया हमारा रॉयल्टी बाकी है। तो हमने कहा कि आप रॉयल्टी लीजिए, आप क्यों नहीं रॉयल्टी लेते हैं? इतना स्कीम आप चला रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है। आप अबू आवास क्यों शुरू किया? अबू आवास इसलिए आपने शुरू किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मैचिंग ग्रांट आपको देना था वो आप दे नहीं पाए, या वो लोग भी पैसा समय पर आपको दिया नहीं, इसलिए आप अबू आवास शुरू किया। अबू आवास शुरू करने के पश्चात भी हम लोगों ने देखा कि अबू आवास में बहुत सा करप्शन है। एक आदमी दो चीज ले रहा है। इंदिरा वो प्रधानमंत्री आवास योजना में अबू आवास भी ले रहा है। सर, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैटर है तो और एक हम खत्म करने दीजिए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप तो रॉयल्टी लीजिए, इसमें सारा लोग आपके साथ रहेगा। झारखंड का भलाई का सवाल है। लेकिन एक बात तो आपको करना पड़ेगा ना कि कॉर्पोरेट, आपने कहा कि हम विस्थापन आयोग बनाएंगे, दो बार आपने घोषणा किया विधानसभा में, आज तक नहीं बनाया। इसी झारखंड में लगभग 80-85 लाख लोग जो है विस्थापित है, जिसमें 65 लाख लोग सिर्फ ट्राइबल है। यहाँ जितना माइंस और मिनरल्स है ये जंगली इलाके में और पहाड़ के इलाके में है। अभी तो और 5 मिनरल्स को दे दिया इनको कि हम खदान इसका खोलेंगे। तो आप विस्थापन आयोग की बात आप बहुत दिन से कर रहे थे, आज तक गठन आपने नहीं किया। हम उम्मीद करते हैं कि हेमंत गवर्नमेंट इसका गठन करे और हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसको चेयरमैन बनाएंगे। आप देखिए जाकर के कि मुआवजा में कितना बड़ा घपला है, चाहे राजमहल प्रोजेक्ट हो या किसी भी प्रोजेक्ट हो। मुआवजा में रैयतों को बहुत लाभ नहीं मिला। दलाल लोग से पैसा हजम कर जाते हैं और यहाँ पर कोई मॉनिटरिंग का कहीं कोई व्यवस्था नहीं झारखंड में। एक तो ये, तो हम लोगों ने कहा कि आप करिए। दूसरा बात, आप तो कहा कि अगर ये रॉयल्टी का पैसा नहीं देंगे तो हम खनिज संपदा और लैंड नहीं देंगे। आप देने के लिए बाध्य है। काहे? सरकार ने पॉलिसी बदल दिया। 2013 का जमीन अधिग्रहण कानून जो है वो आप लागू नहीं कर सकते हैं। राज्य सरकार को कहा गया कि आप कानून बनाइए। अगर 2013 का कानून अगर आप लागू होता तो आज जो है ये हालत नहीं होता, या अशोक को 24 बार धरना में बैठना नहीं पड़ता। तो ये कानून बैकडोर से मोदी सरकार ने इस कानून को धज्जियां उड़ा के केंद्र सरकार पर ऐसे दबाव पैदा किया कि आप अपना कानून राज्य का बनाइए, और इन्होंने बनाया। अलग पॉलिसी रघुवर दास के जमाने में हमने कहा कि इसको खत्म करो, हमने कहा कि लैंड बैंक को खत्म करो, आप किए नहीं। लैंड बैंक क्या है? यहाँ पर जीएम लैंड या दूसरा लैंड आप ले नहीं सकते हैं, चाहे जीएम लैंड हो, गैर मौजूदा आम हो, खास हो। वो धारा संविधान का एसपीटी और सीएनटी एक्ट का धारा 21 और 29 के तहत आप ले नहीं सकते। लेकिन इन्होंने सारा जमीन को लैंड बैंक में घुसा दिया, रैयती जमीन को लैंड बैंक में घुसा दिया। 24 लाख एकड़ जमीन लैंड बैंक में, और रसीद काटना इन्होंने बंद कर दिया। ये खतरा है। इरिगेशन रास्ते का 8 से झारखंड में 8 से 10% से ज्यादा इरिगेशन प्रोजेक्ट आपने सुविधा नहीं दे पाए। बड़ा बड़ा जलाशय, 32 जलाशय है, विस्थापन भी हुआ, किसानों की जमीन भी गई, लेकिन उसका खेत का पटावन नहीं हुआ। इसलिए हम लोगों ने कहा कि छोटा जोड़िया, छोटा बांध
चेक डैम बनाओ और लिफ्ट इरिगेशन से पानी पहुंचा, फिर करना चाहिए। तो क्या है, झारखंड बनने का मतलब क्या था? इंडस्ट्री, यहां पर इतना मिनरल्स है, इतना संपदा है, लेकिन यहां पर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। ये सारा कॉर्पोरेट का हाथ में, और जो पूरा मेकनाइज्ड माइंस तैयार कर रहा है, यहाँ का नौजवान लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। इसलिए बड़ी एक संभावना है कि इन सारे सवालों पर एक जबरदस्त लड़ाई की संभावना है। लोग क्या करते हैं, चुनाव में आते हैं, हल्का फुल्का बात करते हैं, पैसा वगैरह सब देते हैं, जो गलत चीज देते हैं और वोट लेके चले जाते हैं। किसी का कोई मतलब नहीं जनों सरकार से, ना यहाँ का मिनिस्टर। और नतीजा क्या है कि अफसर बेलगाम हो चुका है। हर विभाग का कोई किसी का बात नहीं सुन रहा है, तो सीधा कहता है कि हमको आप क्या कहते हैं, हम तो मंत्री को पैसा देते हैं, कमीशन देते हैं, तो हमको कहने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इस सब का जांच हो जाए तो बहुत बड़ा पर्दा उठ जाएगा, लेकिन कोई करने के लिए तैयार नहीं है। एक ऐसा गठबंधन यहाँ बन गया, माफिया, भ्रष्ट अफसरान और भ्रष्ट मंत्रियों का एक ऐसा गठबंधन यहाँ बन चुका जो झारखंड को तबाह बर्बाद कर रहा। तो यही बात हमको कहना है, इसलिए हम पीपल्स को कहेंगे, जनता से हम कहेंगे, यहाँ के गरीब मजदूर और किसानों से हम कहेंगे कि आने वाले चुनाव में बीजेपी सत्ता में नहीं रहे। हम इसके लिए भरसक कोशिश करेंगे। इनका जितना गलत काम है, जिसके चलते राज्य का ये परिस्थिति है, और दूसरा राज्य के अंदर जो परिस्थिति है, गलत परिस्थिति है, इसको भी हम जनता को बताएंगे कि ताकि ये सरकार चेत जाए, ये सरकार अपने आप को सुधारे। नहीं तो बीजेपी को आने से, वो जो जगह है वो आने से नहीं रोक पाएगा। तो ये बात हमको कहना है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। और हम यहाँ का लोकल एसडीओ से भी हम अनुरोध करेंगे कि आप आइए, आके एक सिटिंग हम लोग करना चाहते हैं, किन किन मांगों पर सहमति के साथ लेकर आप बनाइए, संबंधित विभागों को दीजिए, ताकि हम झरना को जल्द से जल्द वाइंड अप कर सकें। जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये कंटिन्यू धरना चलता रहेगा। अभी ये कहा नहीं गई, तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम चुनाव लड़ेंगे यहाँ से। कॉमरेड अशोक हमारा कैंडिडेट होगा, ये आप नोट कर लीजिए। और अगर हम इसमें इन्वॉल्व हो जाएं तो चुनावी लड़ाई में हम पीछे चले जाएंगे। इसलिए हमारी कोशिश होगी कि हम जल्द से जल्द ये धरना वाइंड अप करें। हम वैसे प्रेशर देने का कोशिश करेंगे, हम ऊपर में भी बात करेंगे, हमारा संयुक्त किसान मोर्चा से हम बात करेंगे, मुख्यमंत्री से और चीफ सेक्रेटरी से हमारा एक लाइन अप हो गया है। 3 से 7 के बीच हम बात करने जा रहे हैं, ये मुद्दा भी साथ में रहेगा और इन पर हम प्रेशर डलवाएंगे ताकि जल्द से जल्द इसको ये सल्टा जा सके और जिसका जो संबंधित पक्षकार है, राहत लेने वाला, उसको लाभ मिल सके। हाँ, तो एक तो ये बात है। और दूसरा बात हम बार बार कहते हैं कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, कि सबसे देश के अंदर सबसे बड़ा दुश्मन अगर देश का संविधान, देश का जनतंत्र, केंद्र राज्य संबंध, सारा चीज का आपने सेंट्रलाइज कर लिया, वो पूरे पावर को, वित्तीय पावर, राजनीतिक पावर, और थ्रेट करता है राज्य को कि तुम ऐसा करो नहीं तो तुम्हारा सरकार को डिसलॉन्च कर देंगे। तो ये तो सबसे बड़ा खतरा है हमारा देश के लिए, इसलिए इसको हराना तो हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। लेकिन साथ साथ हम हेमंत गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि आप ऐसा कदम मत उठाइए ताकि जनरोष पैदा हो और उससे बीजेपी को फायदा हो। इस बात को देखने का, मुखिया होने के चलते झारखंड का, ये देखने का जवाबदेही आपका है। और जो दलित है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, ओबीसी है, ये सारे लोगों का जहां हित पूरा संरक्षित होगा, हित ये पूरा हो सकता है, उसको आप प्रोटेक्ट कीजिए, नहीं तो हम बीजेपी को आगे से रोक नहीं सकेंगे। सर, बीजेपी पर आप इतना बड़ा आरोप क्यों लगा रहे हैं? बीजेपी पर आरोप लगाने लगा, बीजेपी पार्टी क्या है? न इनको आजादी की लड़ाई में इनका कोई योगदान था, न प्रशासनीय हल्क में ये जो जिस तरीके से काम कर रहा है, कोई नीति, नियम, संविधान को ये नहीं मानते हैं।
हर संवैधानिक संस्था को दबाव में लेकर के रखे हैं ये। आज देखिए बुलडोजर चल क्या रहा है स्टेट में, ये कौन कानून है? क्या ये आदिम युग में हम लोग रह रहे हैं? ये तो बहुत बड़ा गुंडागर्दी है कि किसी का घर को बिना नोटिस का कानून का आप उसको तोड़ दिया, इसलिए कि वो अल्पसंख्यक है, इसलिए आपका विरोधी है। आपका विरोधी जो है उसको आप एंटी नेशनल को बोलते हैं, आपका विरोधी जो है उसको चारों तरफ से तबाह करते हैं। यहां पर 475 रिपोर्टर, संवाददाता जो निर्भीक पत्रकार थे, सबको जेल के अंदर बंद करके रखे। ये कोशिश की है, अगर इस बार अगर इंडिया गठबंधन 234 सीट नहीं मिलता तो हिंदुस्तान में तानाशाही का लंगा राज होता और संविधान को ये बदल के रख देते। दूसरा, ये अल्पसंख्यक, हरिजन, आदिवासी और ओबीसी का ये आरक्षण का ये विरोध है। ये धार्मिक आधार पर सब चीज तय करना चाहते हैं और इसीलिए देश के अंदर इस किस्म का तूफान, इसके खिलाफ रेजिस्टेंस भी, प्रतिरोध भी शुरू हो गया। इसीलिए चाहते हैं कि ये ताकत रहने से देश का न जनतंत्र महफूज है, जमहूरियत न संविधान महफूज है, इसलिए हराना ये जरूरी है। जनता से लास्ट क्या अपील करेंगे? जनता से सामने इलेक्शन है, जनता से अपील करेंगे कि किसी भी कीमत में जो है भाजपा नहीं आना चाहिए। जो भाजपा को हरा सकता है उसको आप वोट करें। आप देख रहे हैं आंखें देखी।